नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सफ़रनामा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं दृष्टि आईएएस के वार्षिकांक करंट अफेयर्स को। इस सेक्शन में आज हम लोग फरवरी माह के संपूर्ण करंट अफेयर का संग्रह पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूरे भारत में लीची की खेती का विस्तार। आखिर ये प्रश्न चर्चा में क्यों है? परंपरागत रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले तक सीमित रहने वाले लीची की कृषि में 19 भारतीय राज्यों में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया है, जो भारत की बागवानी को बढ़ावा देता है। यह विकास बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित लीची अनुसंधान केंद्र के प्रयासों से हुआ है। इसको शॉर्ट फॉर्म में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची बोलते हैं। अब इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे वनस्पति वर्गीकरण। लीची सैपिंडेसी परिवार से संबंधित हैं और अपने स्वादिष्ट रसीले पारदर्शी एरिल या खाने योग्य गूदे के लिए जानी जाती है। जलवायु। लीची की खेती के लिए मुख्यतः उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उत्पादित होती है और नम स्थितियां इसकी खेती के लिए अनुकूल होती है। इसकी फसल के लिए कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक आदर्श जलवायु होती है। मृदा। लीची की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर, गहरी, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होती है। अब लीची की खेती के लिए तापमान लीची की अत्यधिक तापमान के प्रति संवेदनशील है। यह गर्मियों में 40.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान या सर्दियों में ठंडे तापमान को सहन नहीं कर सकती है। लीची की खेती में वर्षा का प्रभाव। लंबे समय तक वर्षा, विशेषकर फूल आने के दौरान, इसके परागण में बाधा उत्पन्न करती है तथा फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। लीची की खेती के लिए भौगोलिक दृष्टि। कृषि। भारत में वाणिज्यिक कृषि परंपरागत रूप से उत्तर में त्रिपुरा से लेकर जम्मू कश्मीर तक हिमालय की तलछटी पहाड़ियों तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मैदानी इलाकों तक ही सीमित थी। लेकिन भारत के लीची उत्पादक का लगभग 40% मात्र बिहार में होता। भारत के लीची उत्पादन का 40% मात्र बिहार में होता है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल 12%, झारखंड 10% का हिस्सा रखता है। वैश्विक उत्पादन। चीन के बाद भारत विश्व स्तर पर लीची का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक देश है। अन्य प्रमुख लीची उत्पादक देशों में जैसे थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। अब उद्यान कृषि।
परिचय। उद्यान कृषि को इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं। उद्यान कृषि से तात्पर्य फलों, फूलों, सब्जियों, सजावटी पौधों तथा अन्य फसलों की कृषि के विज्ञान, कला एवं अभ्यास से है। इसमें मानव उपयोग तथा उपभोग के लिए पौधों की खेती, प्रबंधन, प्रसार एवं सुधार से संबंधित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उद्यान कृषि के लिए पहल। उद्यान कृषि के लिए पहल। एकीकृत उद्यान कृषि विकास मिशन। एकीकृत उद्यान कृषि विकास मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फलों, सब्जियों और अन्य क्षेत्रों को कवर करने वाले उद्यान कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। MIDH के तहत भारत सरकार सभी राज्यों के विकासात्मक कार्यों के लिए कुल परिव्यय का 60% योगदान देती है। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को छोड़कर, जहां केंद्र सरकार 90% योगदान देती है, क्योंकि उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तथा 40% योगदान राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। उद्यान कृषि क्लस्टर विकास कार्यक्रम। यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य चिन्हित उद्यान कृषियों समूहों को विकसित करना और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। उद्यान कृषि क्लस्टर लक्षित उद्यान कृषि फसलों का एक क्षेत्रीय या भौगोलिक संकेंद्रण है। चर्चा में क्यों? बिहार जातिगत सर्वेक्षण को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। आखिर ये चर्चा में क्यों? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित जनगणना के सर्वे मामले में कहा है कि सर्वे का पूरा विवरण सार्वजनिक डोमेन पर डाला जाना चाहिए ताकि इसके निष्कर्षों को अगर कोई चाहे तो चुनौती दे सके। बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा, जातिवार डेटा पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। मुख्य बिंदु। न्यायाधीशों की पैनल ने उन याचिकाकर्ताओं को कोई भी सहायता देने से इनकार कर दिया जिन्होंने जाति सर्वेक्षण और पटना उच्च न्यायालय को फैसले को चुनौती दी थी, जो इस तरह के कार्य करने के लिए बिहार सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 से पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC मिलकर राज्य की कुल आबादी का 63% हिस्सा है। जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13% है। चूँकि सर्वेक्षण के आंकड़े सामने आ गए हैं और अधिकारियों द्वारा इसके अंतरिम रूप से लागू करना शुरू कर दिया गया है और SC, ST, OBC, EBC एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। NREGS कार्ड धारकों के लिए आधार सीडिंग, ये खबर चर्चा में क्यों? आखिर इसको जनवरी 2024 के मध्य तक
बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों के आधार कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। राज्यों के लिए लाभार्थियों के आधार आधारित वेतन भुगतान को अपनाना केंद्र की आवश्यकता है। मुख्य बिंदु: केंद्र ने जनवरी से मनरेगा के सभी जॉब कार्ड धारकों के लिए APES आधार सक्षम भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दिया है। केंद्र ने 1 जनवरी से मनरेगा के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों के लिए AEPS मतलब आधार सक्षम भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि लाभार्थी को पारिश्रमिक भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। वह राशि देय तिथि के बाद उनके आधार नंबर के माध्यम से सत्यापित होगी। पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा इसकी मैपिंग की जाएगी। अभी बिहार में मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों की कुल संख्या का 1.80 करोड़ है। उनमें से 1.52 करोड़ के बैंक खाते उनके आधार नंबर से जुड़े हुए हैं। इनमें से लगभग 96 लाख सक्रिय कर्मचारी जो नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, लगभग 94 लाख के बैंक खाते के आधार से जुड़े हैं, जबकि 79.63 लाख AEPS के तहत भुगतान के लिए पात्र हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार ने योजना के तहत स्वीकृत 17 करोड़ के मुकाबले अब तक 15.64 करोड़ मानव दिवस अवधि के भीतर एक व्यक्ति द्वारा किए जा सकने वाले कार्य की मात्रा के संदर्भ में एक दिन माना जाता है, उत्पन्न किया है, जिसका उद्देश्य अकुशल ग्रामीण श्रमिकों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का कार्य प्रदान करना है। इस वित्तीय वर्ष में कार्य सृजन के लिए अतिरिक्त 8 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का प्रस्ताव बिहार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा। आधार भारत की ओर से भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी की गई 12 अंक की व्यक्तिगत पहचान पत्र संख्या है। यह भारत में यह संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होती है और इसकी वैधता जीवन भर तक है। यह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर व्यक्तियों की पहचान स्थापित करता है। आधार संख्या निवासियों को उचित समय पर बैंकिंग, फोन कनेक्शन और अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी सेवाओं द्वारा प्रदान की जा सकने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करती है। बिहार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद चर्चा में आखिर क्यों? हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव और एक्सपो के दौरान 2 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोषणा की थी।
यह बिहार में सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य बिंदु: यह कार्यक्रम विश्व संसाधन संस्थान, भारत और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से बिहार परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सक्रिय रूप से प्रदर्शित ईवी के साथ जुड़े रहे और उनकी विशेषताओं तथा क्षमताओं के विषय में विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने ईवी के पर्यावरणीय लाभों पर जोर दिया और सुविधाजनक सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे के विकास हेतु चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका पर जोर देते हुए जनता के ईवी के लाभ तलाशने का आग्रह किया। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और प्रदूषण मुक्त राज्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। परिवहन के सचिव के अनुसार वर्ष 2023 में कुल नए वाहन पंजीकरणों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 7% थी, जो राष्ट्रीय औसत 6% से अधिक थी। बिहार ईवी नीति के तहत मोटर वाहन कर में खरीद प्रोत्साहन छूट, मजबूत चार्जिंग अवसंरचना के प्रावधानों के तहत वर्ष 2028 के निर्धारित समय के अंदर राज्य में ईवी की पहुंच 15% के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्धारित है। विश्व संसाधन संस्थान विश्व संसाधन संस्थान वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI भारत के अनुसार सिस्टम के डिजिटलीकरण से राज्यों में परिवहन प्रणाली की दक्षता में काफ़ी सुधार हो सकता है। मांग एकत्रीकरण लागत में लगभग 30% की कमी ला सकता है और ई-बसों को अपनाने में सहायता कर सकता है। परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ओपन डाटा रिपोजिटरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए परिवहन बुनियादी ढांचे की योजना को बेहतर बनाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। वित्त पोषण में आसानी एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है जो राज्यों को सार्वजनिक परिवहन के लिए एक सक्षम बाजार बनाने में सहायता कर सकता है। नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय सुझाए, जिनमें से कुछ शहरों में आक्रामक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहल को लागू करना और स्कूलों को शुरुआत में इलेक्ट्रिक बसों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। नेक्स्ट, विश्व संसाधन संस्थान WRI का स्थापना वर्ष 1982 में वाशिंगटन DC, जो कि USA में है, बनाया गया था। यह एक गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल विज्ञान एवं साक्ष्य आधारित संस्थान है जो वैश्विक पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर कठोर अनुसंधान करता है। इसका मिशन मानव समाज को ऐसे तरीके से जीने के लिए प्रेरित करना है जो पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा करना तथा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता प्रदान करना है। नीति आयोग भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
नोडल एजेंसी को आर्थिक विकास को गति देने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करके आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से सौदेबाजी संघवाद से दूर जाना। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट, बाल विवाह में वृद्धि। आखिर बाल विवाह चर्चा में क्यों? भारत सरकार में बाल विवाह पर हाल ही में किए गए लैंसेट अध्ययन में देश भर में बाल विवाह में समग्र कमी पर प्रकाश डाला गया। हालांकि इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कुछ राज्यों में, विशेष रूप से बिहार में 16.7%, जबकि पश्चिम बंगाल में 15.2%, यूपी में 12.5% और महाराष्ट्र में 8.2% सामूहिक रूप से बालिकाओं के बाल विवाह के कुल मामले में आधे से अधिक का योगदान है। मुख्य बिंदु, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 NFHS 2015-16 के अनुसार 20 से 24 वर्ष के बीच की 39.1% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले की जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि 5 में से 2 बालिकाओं की शादी उसकी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही करा दी जाती है। जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण NFHS 4 2015-16 के अनुसार बिहार में CRY समर्थित परियोजनाओं के हस्तक्षेप क्षेत्रों में बाल विवाह का प्रतिशत सर्वाधिक सुपौल जिले में था। इसके बाद बेगूसराय, जमुई, समस्तीपुर और गया जिले थे। जैसा कि नवीनतम जनगणना 2011 के आंकड़ों से पता चलता है, 13 मिलियन से अधिक किशोर बालिकाएं ऐसी है जिनकी शादी 10 से 19 वर्ष की उम्र के बीच हुई है। भारत में 3.8 मिलियन बालिकाएं माता हैं, जिनमें से 1.4 मिलियन के किशोरावस्था जिनमें से 1.4 मिलियन के किशोरावस्था पूरी होने से पहले ही 2 या 2 से अधिक बच्चे थे। उनकी शिक्षा प्रोफाइल के एक संक्षिप्त विश्लेषण से पता चलता है कि 39% बालिकाएं जो निरक्षर थीं, उन्होंने बच्चे को जन्म देना शुरू कर दिया था, जबकि 26% लड़कियां साक्षर थीं, जिससे साबित होता है कि थोड़ा शिक्षा भी लड़कियों को सशक्त बनाने में बहुत मदद करती है। बाल विवाह के मुद्दे को अस्थायी रूप से संबोधित करने के लिए अंतर्विभागीय अभिसरण सुनिश्चित करना समय की मांग है, जहां स्कूलों, समेकित बाल विकास योजना ICDS और पंचायती राज संस्थानों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। समेकित बाल संरक्षण योजना के बाद ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर बाल संरक्षण समितियों के गठन एवं सुदृढ़ीकरण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जिन्हें इन इकाइयों को बाल विवाह से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए जवाबदेह होना होगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 19 राज्यों के अलावा NFHS 4 में पहली बार सभी 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे और
जनगणना 2021 के अनुसार देश के सभी 640 जिले के लिए जिला स्तर पर अधिकांश संकेतकों के अनुमान उपलब्ध कराए गए थे। सर्वेक्षण में प्रजनन, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, प्रवासकालीन मृत्यु दर, किशोर प्रजनन स्वास्थ्य, उच्च जोखिम वाले यौन व्यवहार, सुरक्षित इंजेक्शन, तपेदिक मलेरिया, गैर संचारी रोग, घरेलू हिंसा, HIV ज्ञान तथा HIV से ग्रसित लोगों के दृष्टिकोण सहित स्वास्थ्य से संबंधित कई मुद्दे को शामिल किया गया था। वायु प्रदूषण के विश्लेषण हेतु अध्ययन। आखिर चर्चा में क्यों? हाल ही में बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए मुजफ्फरपुर और गया में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन या रियल टाइम सोर्सेज ओपर्सनमेंट स्टडी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि मुजफ्फरपुर, गया और राज्य की राजधानी पटना वायु प्रदूषण के रुझान के मामले में 122 गैर प्राप्ति शहरों में से है। एयर पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, लेड, पार्टिकुलेटेड मैटर आदि से मिलकर बना है। मुख्य बिंदु। यह अध्ययन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और पटना द्वारा आयोजित किया जाएगा। अध्ययन दोनों शहरों के विस्तारित शहरी क्षेत्रों के परिवेशी वायु में PM 2.5 और PM 10 के मौसम वायु में कणों के सघनता स्तर की पहचान करेगा। PM 2.5 PM 10 वायु में मौजूद सूक्ष्म कण है तथा इनके संपर्क में आना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन किसी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की वृद्धि के लिए जिम्मेदार वाहनों, धूल, बायोमास जलने और उद्योगों से उत्सर्जन जैसे कारकों की पहचान करने में सहायता करता है। बिहार की राजधानी पटना में पर्यावरण और सतत विकास संस्थान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU पहले से ही इस तरह का अध्ययन करा रहा है, जो सितंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP शुरू किया है, जिसने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रणनीतियां प्रस्तावित की है। NCAP ने 122 संवेदनशील शहरों की पहचान की जहां राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों NAAQS का उल्लंघन होता है। उत्सर्जन, स्रोत कणों की वहन क्षमता और स्रोत विभाजन के अलावा विशेषज्ञ नदी तल सामग्री के योगदान तथा सड़क की धूल के स्रोत पर भी आंकड़े एकत्र करेंगे। परिवहन के दौरान सामग्री को ढकना, भवन निर्माण के लिए अनिवार्य ग्रीन शील्ड बेल्ट का विकास, ई-वाहनों को बढ़ावा देना और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग, वाहन उत्सर्जन की कड़ी जांच तथा स्मॉग गन उपयोग कुछ ऐसे कदम हैं जो राज्य में संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाए जा रहे हैं। सिंधु गंगा के मैदान को बड़े पैमाने पर
एरोसोल लीडिंग का सामना करना पड़ता है, जो कई शहरों में वायु प्रदूषण का एक कारण भी है। एरोसोल को गैस में ठोस या तरल कणों की निलंबन प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक NAAQS वायु अधिनियम 1981 के तहत CPCB द्वारा अधिसूचित विभिन्न पहचाने गए प्रदूषकों के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक हैं। NAAQS के तहत प्रदूषकों की सूची में PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपाइरेन, आर्सेनिक आदि शामिल हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना आखिर चर्चा में क्यों? हाल ही में बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें बिहार लघु उद्यमी योजना को भी मंजूरी दी गई है। 5 वर्ष तक चलने वाली इस योजना का लक्ष्य 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान कराना है, जिनकी मासिक आय 6,000 प्रति माह से कम है। राज्य उद्योग विभाग इस योजना को लागू करेगा और लाभार्थियों का चयन कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन यानी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। गरीब परिवारों के कम से कम एक सदस्य को 63 प्रकार की इकाइयों में से हस्तशिल्प, कपड़ा, सैलून, भोजनालय जैसी छोटी औद्योगिक या प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने, उन्हें चलाने के लिए 3 किस्तों में कैबिनेट ने 9.79 करोड़ के अनुमानित वार्षिक व्यय को मंजूरी दी है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग यानी EBC परिवार के छात्रों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता के दायरे का विस्तार करना, भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले EBC छात्रों को 75,000 से 30,000 तक का एक मुफ्त वित्तीय अनुदान भी मिलेगा। हाल ही में बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण जारी करने के बाद राज्य विधानसभा में सामाजिक आर्थिक आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ा से पता चला कि राज्य के कुल 2,76,28,995 परिवारों में से 94,33,312 परिवार या इसी को परसेंटेज वाइज में 34.13% आर्थिक रूप से गरीब हैं। गरीब परिवारों में से 3.31 मिलियन परिवार EBC से 2.47 मिलियन परिवार OBC से 2.34 मिलियन परिवार अनुसूचित जाति से 1.08 मिलियन परिवार सामान्य वर्ग से और 2,01,000 परिवार अनुसूचित जाति जनजाति से है। बिहार सरकार को स्टार्टअप के क्षेत्र में
अग्रणी बनाएगी। ये खबर चर्चा में क्यों? चर्चा में इसलिए राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के मुताबिक बिहार सरकार को स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के मिशन पर कार्य कर रही है। मुख्य बिंदु: राज्य स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी के अवसर पर अधिवेशन भवन में बिहार स्टार्टअप अवार्ड्स 2024 कार्यक्रम में मंत्री के अनुसार जैसे जैसे स्टार्टअप क्षेत्र बढ़ेगा, बिहार भी बढ़ेगा। कार्यक्रम में राज्य में सक्रिय स्टार्टअप को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें शामिल हैं मोडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार मिला है। वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इस श्रेणी में प्रथम रनर अप और वीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड दूसरे रनर अप के रूप में उभरी है। महिला नेतृत्व कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रिक वाहन और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न श्रेणियों में भी पुरस्कार दिए गए हैं। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत नवोदित उद्यमियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपये तक की मुफ्त प्रारंभिक निधि प्रदान की जाती है। महिलाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग के रूप में मल्टी लेवल पार्किंग, लिफ्ट, एक्सेलेटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज, वेटिंग एरिया तथा ट्रैवलर का प्रावधान होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। यह पुनर्विकास आधुनिक यात्री सुविधाओं प्रदान करने के साथ साथ इंटरमोडल एकीकरण तथा यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित दिशा निर्देश की सुविधा प्रदान करने के लिए साइनेज सुविधा को सुनिश्चित करेगा। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा 23 फरवरी माह के 2023 में शुरू की गई थी। पूर्व मध्य रेलवे ECR क्षेत्र, इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में की गई थी। इसकी स्थापना पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर समस्तीपुर मंडल तथा पूर्वी रेलवे के धनबाद दानापुर मुगलसराय मंडल को अलग करके की गई थी। बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 चर्चा में क्यों? हाल ही में बिहार सरकार ने लघु उद्यमी योजना 2024 के तहत लगभग 94 लाख परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की है। मुख्य बिंदु: मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे परिवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत 50 लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर रेंडमाइजेशन प्रणाली के माध्यम से किया गया था। अधिकारियों के अनुसार राज्य में 2.76 करोड़ लोगों ने जाति आधारित जनगणना में भाग लिया, जिसमें 94 लाख परिवार प्रति माह 6,000 रुपये से कम कमाते थे। बिहार लघु उद्यमी योजना यह वर्ष 2024 में शुरू की गई। यह योजना स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये की वित्तीय राशि सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत निवेशक लघु कुटीर उद्योगों में वित्त पोषित कर सकते हैं, जैसे हस्तशिल्प, चमड़ा, कपड़ा, सेवा तथा विद्युत के सामान। अप्राकृतिक तथा आकस्मिक मृत्यु में स्थिति में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को अब तक 2 लाख रुपये, पहले 1 लाख रुपये और 1 लाख रुपये, पहले 75,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह वीडियो देख करके कैसा लगा? कृपया अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से दें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कुछ वीडियो में आप लोग को खामियां नज़र आ रही है तो उसे कमेंट में साझा करें। मैं उसे अपनी गलती मानकर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुधार करूंगा। तो आपको कैसा लगा?
त्वरण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। यदि पंजीकृत संस्थाओं और एंजेल निवेशकों से निवेश प्राप्त होता है तो 50 लाख रुपये तक का मैचिंग लोन भी प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को सराहना करने और उसके बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया पहल 16 जनवरी 2016 को नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप का समर्थन करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से शुरू की गई थी। इसमें सीड फंड योजना तथा क्रेडिट कार्ड योजना जैसी पहल शामिल है जो स्टार्टअप और सहायता प्रदान करती है। 31 मई 2023 तक भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है। भारत मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था के बीच वैज्ञानिक प्रकाशनों की गुणवत्ता और अपने विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में शीर्ष स्थान के साथ नवाचार गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर है। बिहार के कॉलेजों में +2 की कक्षाएं नहीं, आखिर चर्चाओं में क्यों? हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में आयोजित होने वाली +2 यानी इंटरमीडिएट कक्षाओं को बंद करने की घोषणा की है। मुख्य बिंदु: अधिसूचना के मुताबिक नए सत्र से इंटरमीडिएट की शिक्षा 3 संकायों कला, विज्ञान और वाणिज्य अब केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही दी जाएगी। विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 के में कॉलेजों से इंटरमीडिएट को अलग करने की सिफारिश की गई है, लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के कारण अब तक लागू नहीं किया जा सका है। वर्ष 2007 में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/92 के अनुरूप कॉलेजों से इंटरमीडिएट शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का नीतिगत निर्णय लिया था और +2 में 10+2 प्रारूप पेश किया था। एक विशेष अभियान के तहत विभाग ने पहले ही बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास किया है और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 67,961 शिक्षकों तथा माध्यमिक विद्यालयों में 65,737 अन्य शिक्षकों की भर्ती की है। बिहार सरकार ने हर पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का नीतिगत निर्णय लिया है और मौजूदा माध्यमिक विद्यालयों को अपग्रेड किया। जल प्रबंधन परियोजनाओं में के लिए विश्व बैंक ऋण चर्चाओं में क्यों? हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना BIWRMP के लिए विश्व बैंक से ऋण हेतु राज्य सरकार के अनुरोध को अपनी स्वीकृति दे दी है। मुख्य बिंदु: राज्य सरकार की चल रही पहल हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय और जल जीवन हरियाली मिशन के साथ संरेखित BIWRMP को 6 वर्ष की अवधि में लागू किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 4415 करोड़ रुपये है, जिसमें 30% बिहार वहन करेगा जबकि 70% के लिए विश्व बैंक ऋण प्रदान करेगा। यह लंबे समय से लंबित पश्चिमी कोसी नहर प्रमुख सिंचाई परियोजना को पूरा करने में ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन बिहार में सदियों पुराने बांधों की बहाली में भी सहायता करेगा। इसमें नदियों को जोड़ने, बाढ़ को कम करने के लिए प्रमुख नदियों से अतिरिक्त जल प्रवाह को नियंत्रित करने और नदी तटबंधों की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए नई तकनीकों को नियोजित करने तथा पूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती
आदि नदियों के किनारे संवेदनशील क्षेत्रों को लंबे समय तक कटाव से बचाने के लिए उन्नत उपाय किए जाएंगे। विश्व बैंक इसे वर्ष 1994 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबों को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रहा है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। प्रधानमंत्री ने रेलवे के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। आखिर चर्चा में क्यों? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मध्य रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे के तहत बिहार में 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 72 अन्य परियोजनाओं के निर्माण की वस्तुतः आधारशिला रखी है। मुख्य बिंदु: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत परियोजना का लक्ष्य पूरे देश में कनेक्टिविटी, व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाना है। आधिकारिक बयान के अनुसार बिहार में अब तक जिन 33 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा उनमें शामिल है बरौनी, सिवान, मुंगेर, थावे, सबौर, अररिया, शिवनारायणपुर, दौरम, मधेपुरा, डेहरी ऑन सोन, गुरारू, काढ़ागोला रोड, चौसा, लहेरिया सराय, बांका, सिमरी, बख्तियारपुर, सुपौल, नवादा, रक्सौल, मोतीपुर, लखीसराय, मसरख, रफीगंज, मैरवा, पीरो, विक्रमगंज, लाभा, जनकपुर रोड, चकिया, नबीगंज रोड, घोड़ा हसन, सालीमारी, एकम्मा और शाहपुर पटोरी। परियोजना के तहत स्टेशनों को शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, बच्चों का खेल आदि क्षेत्र सुविधाओं को प्रदान के लिए सिटी सेंटर के रूप में पुनर्विकास किया जाएगा। पुनर्विकसित स्टेशनों में अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार, मल्टी लेवल पार्किंग, लिफ्ट,